हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रोसेस के थ्रू हम बिजनेस एनवायरनमेंट की एनालिसिस करते हैं, है ना। लेक्चर 7 में यदि आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट की एनालिसिस किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं। थोड़ा सा रिकैप मैं अभी आपको इसमें दे देती हूँ जिससे कि आपको याद आ जाए। प्रोसेस था हमारा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनिटरिंग होती थी। पहला स्टेप था मॉनिटरिंग, यानी कि पहले मॉनिटरिंग से स्कैनिंग एंड सर्चिंग, देन स्कैनिंग एंड सर्चिंग से फोरकास्टिंग एंड देन फोरकास्टिंग टू इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। ठीक, फिर ये प्रोसेस दोबारा हमारा ऐसे ही चलता था। क्लियर? यानी ये एक साइकिल बन जाती थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनिटरिंग करते थे किसी भी एनवायरनमेंट। जब हम एनवायरनमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट की एनालिसिस करते हैं तो उसका पहला स्टेप होता है हम उसको मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग करने में भी हमने आपको बताया था डेटा कलेक्ट करते थे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। फिर उस जो इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करते थे उसकी सर्चिंग एंड स्कैनिंग की जाती थी। सेकेंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में हम फोरकास्टिंग करते थे, यानी हम अनुमान, पूर्व अनुमान लगा लेते थे कि किस बजट के थ्रू हमें लेके चलना है, आने वाले करंट सिनेरियो कैसा है तो फ्यूचर कैसा होगा। देन इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। फिर जब ये सारे प्रोसेस हो जाते थे तब हमने जो अपना जो नया हमने डेटा कलेक्ट करके मॉनिटर और सर्चिंग स्कैनिंग फोरकास्टिंग के बाद हम जिस रिजल्ट पहुंचे उस रिजल्ट को हम इवैल्यूएट या उसको असेस करते थे। तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब लिमिटेशंस कैसे हैं? मान लीजिए फर्स्ट स्टेप क्या है, लिमिटेशन इन द सेंस कि कमियां। किसी भी प्रोसेस को जब हम करते हैं, कोई भी हमने आपको कई बार बताया कि हर चीज का एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। क्लियर? एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। एडवांटेज हमारे पास ये सामने आपको दिख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या होगा? विद इन द सबसे पहले स्टेप अगर आप देखिए, जब हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, डेटा को मॉनिटर कर रहे होते हैं, अगर हम यहाँ पर जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की वो एक्यूरेट या रिलायबल नहीं है तो पहले ही स्टेप से हम जो है गलत रिजल्ट की ओर जा लगेंगे। यानी ना हमारे डेटाज एक्यूरेट होंगे, ना हमारे इंफॉर्मेशंस रिलायबल होंगी, और अगर हम वही इनएक्यूरेट डेटाज और इंफॉर्मेशंस को लेकर के आगे चलते हैं और उनकी सर्चिंग स्कैनिंग करेंगे तो हम वैसे ही रिजल्ट पर पहुंचेंगे। तो ये इसकी लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि जो भी हम चीज कलेक्ट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा भी था, मॉनिटरिंग करते हैं तो कुछ गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, ऐसे बहुत सारे हमारे सोर्सेज हैं जहां से हम डेटाज या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। लेकिन अब क्या है कि अगर हम वहीं से हम उस पर विश्वास कर सकते हैं अगर वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक हो। लेकिन अगर कंपनी ने ही या किसी और कारणवश जो डेटा हमें दिखाए जा रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं है, वो रिलायबल नहीं है, तब हम क्या करेंगे? यानी हम स्टार्टिंग से ही गलत हो जाएंगे। यानी हमारे डेटाज और जो हमारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का पहला स्टेप ही गलत हो जाएगा और इनएक्यूरेट डेटाज इंफॉर्मेशन को लेकर के हम आगे का प्रोसेस शुरू कर देंगे, जिससे कि रिजल्ट हमको सही नहीं मिलेगा। क्लियर? ऐसे ही और भी सारी इसमें लिमिटेशंस आती है, वो इतनी ख्याल इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या इसकी पर्टिकुलर टाइम ज्यादा लग जाता है। ठीक है, फोरकास्टिंग हमारे अपने बेस पर होती है, हमारी अपने एक्सपीरियंस पे होती है। फोरकास्टिंग को हम कभी ये नहीं कह सकते कि जो भी हमने फोरकास्ट किया है एज इट इज वैसा ही होगा। कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी हम ये नहीं बता सकते कि फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पहले से, जस्ट वी कैन, हम उसको बस एक तरीके से इमेजिन कर सकते हैं। और अगर एक्यूरेट डेटाज है तो रिजल्ट अच्छे आएंगे, लेकिन अगर एक्यूरेट डेटाज या इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमारे रिजल्ट गलत आएंगे, एनालिसिस हमारी एनवायरनमेंट की गलत हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी इनएक्यूरेट डेटाज की। फिर आता है आपका
अनएक्सपेक्टेड इवेंट। इसकी लिमिटेशन क्या है फोरकास्टिंग की कि इसमें अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं। फोरकास्टिंग क्या है? जस्ट हमारी इमेजिनेशन कि आगे फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तो हम ये एनालिसिस लेके चलते हैं। आज करंट सिनेरियो ये है तो आगे ऐसा होगा ये लेके चलते, लेकिन पर्टिकुलर वैसा ही होगा ये हम नहीं कह सकते। तो ये हमारा अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, ये इसकी एक और लिमिटेशन है इस एनवायरमेंट एनालिसिस प्रोसेस की। क्लियर? फिर इट इज नॉट द ओनली फैक्टर टू एनालाइज द एनवायरमेंट। हम ये नहीं कह सकते कि बस हमने ये 4 स्टेप कर लिए और एनवायरमेंट की एनालिसिस पूरी, नहीं। यानी अकेला केवल यही प्रोसेस करने से हम एनवायरमेंट की एनालिसिस नहीं कर सकते। एनवायरमेंट एनालिसिस इज अ वेरी वाइड स्कोप। ये अभी आपके कोर्स में नहीं है और इतना डीपली आपको जाने की भी जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये बहुत वाइड स्कोप है और इसमें हम बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स भी हैं, बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस भी है। इसमें एक टेक्निक नहीं है, बहुत सारी टेक्निक है, बट आपके कोर्स में एक ही टेक्निक है तो हम उतना ही आपको देंगे। क्लियर? तो ये एक अकेला आपका प्रोसेस ऐसा नहीं है कि हम बस एक प्रोसेस कर लिया और हमारी एनालिसिस कंप्लीट हो गई। तो ये इसकी लिमिटेशंस थी। क्लियर? अब आ जाते हैं हम इसके आपके टेक्निक पर। क्लियर? ये था प्रोसेस। ध्यान रखिएगा प्रोसेस में 4 स्टेप है। प्रोसेस के स्टेप कौन से हैं? मॉनिटरिंग है, सर्चिंग एंड स्कैनिंग है, फोरकास्टिंग है और इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट है। क्लियर? तो ये तो था आपका प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस, ये प्रोसेस था। अब आ जाते हैं किस टेक्निक के थ्रू। प्रोसेस आपने समझ लिया कि ये प्रोसीजर है। अब कौन सी टेक्निक हम यूज करते हैं जिसके थ्रू हम एनवायरमेंट की एनालिसिस करते हैं? क्लियर? अब आ जाते हैं हम, इसको मैं रब कर देती हूँ और अब मैं आपको मेन जो आपको इसमें आपको समझना है इस चैप्टर के थ्रू, वो आ जाता है आपकी टेक्निक ऑफ दैट इज टेक्निक ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। क्लियर? और मेन टेक्निक है आपकी, ये बिल्कुल याद रखिए, मेन टेक्निक है आपकी SWOT एनालिसिस। मेन टेक्निक और सिर्फ एक टेक्निक, बहुत इजी है। आपके कोर्स में सिर्फ एक टेक्निक है, वैसे और टेक्निक्स हैं, ETOP टेक्निक्स होती है, ETOP टेक्निक उसे बोलते हैं। ये सब अभी आपके कोर्स में नहीं है और ना ही उसको आपको पढ़ने की अभी जरूरत है। हम आ जाते हैं अपने कोर्स पर, दैट इज SWOT एनालिसिस। ये क्या है? ये प्रोसेस नहीं है, ये टेक्निक ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। बिजनेस एनवायरनमेंट की जो हम एनालिसिस करते हैं उसकी टेक्निक। ठीक है? या इसको हम एक बार टेक्निक ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस भी लिख सकते हैं या टेक्निक ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट एनालिसिस भी लिख सकते हैं। क्लियर? SWOT एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, SWOT एनालिसिस। इसमें कौन से 2 शब्द आपको दिख रहे हैं? 4 शब्द आपको दिख रहे हैं ना, 4 अल्फाबेट्स, दैट इज S, W, O एंड T। कौन से 4 अल्फाबेट्स हैं? S, W, O, T। अब हर एक अल्फाबेट अगर लिया गया है तो किसी कारणवश लिया गया है, तभी इसका नाम SWOT एनालिसिस पड़ा है। आइए समझते हैं। S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W stands for weakness, O stands for opportunities, clear? And then T stands for threats, क्लियर? समझते हैं इस चीज को। S स्टैंड्स फॉर, SWOT में S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ।
एस का मतलब होता है फर्म या ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ। उस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, यानी उसको उसका जो है सबसे ताकतवर कड़ी उसकी कौन सी है। हो सकता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकता है टेक्निकल रिसोर्सेज हो सकता है उसका मैनेजमेंट हो, कुछ भी हो सकता है। यानी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है। दूसरा आ जाता है हमारा वीकनेस, यानी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस क्या है। क्लियर, उसकी कमजोर क्या है, उसकी जो कहते हैं कि उसकी कमजोर कड़ी कौन सी है। जो हमने आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ बताई वही इसकी वीकनेस भी हो सकती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ मैंने बताई वही आपकी वीकनेस भी हो सकती है। कैसे कि आपको मान लीजिए कैपिटल रिसोर्सेज अगर अच्छे हैं तो वो हमारी स्ट्रेंथ बन गई। अगर कैपिटल रिसोर्सेज होने के बावजूद हम उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारी वीकनेस हो गई। क्लियर, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज अपॉर्चुनिटीज। जब बिजनेस एनवायरनमेंट की एनालिसिस करते हैं तो जैसा कि हमने आपको लास्ट उसमें बताया कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में यानी अपॉर्चुनिटीज कहाँ मिलेगी, हमें अपने फर्म के अंदर नहीं मिलेगी। अपॉर्चुनिटीज हमें हमेशा मार्केट में मिलेगी कि हमारे लिए क्या चीज जो नया टेक्निक आया है क्या वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है नहीं है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें अपॉर्चुनिटीज में आती है। थ्रेट आता है, जैसे कि अभी करंट सिनेरियो आ गया, आप सब लोग देख रहे हैं, किसी ने नहीं सोचा था ऐसा पैंडेमिक आएगा। आफ्टर 100 ईयर्स आया, कोई इतना 100 ईयर्स जो है जिंदा ही नहीं रहता है, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि पैंडेमिक आने पर बिजनेस को क्या क्या थ्रेट फेस करने पड़ रहा है। थ्रेट को हिंदी में कहते हैं, वैसे तो थ्रेट को हिंदी में कहते हैं धमकी, लेकिन यहाँ पर धमकी का मतलब, यहाँ पर थ्रेट का मतलब धमकी नहीं है, यहाँ पर थ्रेट का मतलब है ऐसे बैरियर्स, ऐसे इंटरप्शंस जो कि बिजनेस फर्म को फेस करने पड़ते हैं। क्लियर, तो स्वॉट एनालिसिस के 4 मेन आपके कंपोनेंट्स हैं, दैट इज SWOT। SWOT, S stands for strength, W stands for weakness and O stands for opportunities, whereas T stands for threats. Threats यहाँ पर उन कठिनाइयों को बोला जाता है जिसे फर्म या ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रेजेंट सिनेरियो में या फ्यूचर में आने वाला जो सिनेरियो है उसको लेकर के फेस करती है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को हम कैसे इजीली वे में समझ सकते हैं।